आज हम इतिहास की एक ऐसी खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के प्राचीन वैश्विक संपर्कों को एक नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर देती है। सोचिए, 2000 साल पहले भारतीय लोग सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक मिस्र भी पहुंच चुके थे और वहां अपने नाम भी दर्ज कर रहे थे। मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स के मकबरों में तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए लगभग 30 अभिलेख वहां से मिले हैं। इनमें से मैं आपको बता दूं, अधिकांश तमिल ब्राह्मी लिपि में है, जो कि प्राचीन तमिल भाषा की शुरुआती लिपि भी मानी जाती है। ये खोज सिर्फ एक शिलालेख को नहीं दर्शाती है दोस्तों, बल्कि उस दौर के समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान और प्राचीन वैश्वीकरण की कहानी को भी यहाँ पर दिखलाने का प्रयास करती है, जो कि पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में जब मिस्र रोमन साम्राज्य के अधीन था, तब भारत के दक्षिणी बंदरगाह जैसे कौन कौन से, जैसे मुजरिस, अरिकामेडो और कोरकई रोम से सक्रिय व्यापार से जुड़े हुए थे। तो आज का हमारा विषय सिर्फ अभिलेख नहीं, बल्कि ये समझना है कि प्राचीन भारत वास्तव में कितना वैश्विक, गतिशील और जुड़ा हुआ था। तो आइए इस रोचक ऐतिहासिक यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिल्पी है। देवघर आईएएस एकेडमी में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस लेक्चर में हम काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे, जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कुछ ज़रूरी सूचना आपको देना चाहूँगी। आप सभी के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स लेकर आए हैं, वो मैं डिस्कस करूँगी। जैसे फाउंडेशन कोर्स की ऑनलाइन फीस हमारी मात्र 40,000 रुपये है। इसी के साथ इकोनॉमिक मॉड्यूल प्लस सीसेट का मॉड्यूल जो था, उसकी फीस जो 3,000 रुपये थी, उसको हमने अब 2,000 रुपये कर दिया है और कम से कम करने का प्रयास किया, ताकि आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स निरंतर आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रही हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ स्पेशल ऑफर, जिसमें 50% ऑफ है, जो कि हमारा साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का कोर्स है, जिसकी फीस हमने मात्र 1,000 रुपये कर दी, यानी कि पर विषय पर सब्जेक्ट आपका 500 रुपीज अब हो गया है। इसके बाद झारखंड स्टेट स्पेसिफिक पेपर 2 की अगर बात करूं, तो कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे दिया के चैनल यानी कि देवघर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी प्लेलिस्ट। इसका ऑफर जो पहले था, पहले हमने ये 999 में इसकी फीस रखी थी, लेकिन फिर कुछ बच्चों के कहने से देखा कि सबकी सहूलियत को ध्यान रखा जाए, तो इसको हमने 799 में कन्वर्ट किया। अभी तक भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन ले लीजिए और कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंटिन्यू आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम से संबंधित चाहिए, आप ज़रूर कॉल करिए। एडमिशन ले चाहे ना ले, लेकिन एटलीस्ट कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन इंस्क्रिप्शंस इन इजिप्ट। तो मिस्र में भारतीय शिलालेख मिले हुए हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं एक आर्ट एंड कल्चर की टीचर भी हूँ, साथ में जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ उसके साथ साथ। तो जो बच्चे मुझे पुराने समय से जानते हैं वो समझ गए होंगे, ये मेरा हमेशा से पसंदीदा विषय रहा है और आज वो विषय मेरे सामने आया जो मुझे पसंद है। जैसे कि मैंने कहा, वैसे बताती हूँ कि इतिहास क्या है, हमेशा की हमारा इतिहास क्या होता है कि जो हमने वर्तमान में जो है पास्ट की चीज़ों को पढ़ना, ठीक है, वर्तमान के प्रकाश में जो है इतिहास को पढ़ना, मैं बताती हूँ इस चीज़ को। तो वो इतिहास हमेशा बदलता रहता है समय के साथ। आप कहेंगे इतिहास कैसे बदलेगा? बिल्कुल, क्योंकि उस समय पे जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो आज हमें उस समय की चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हमें नहीं पता उसको किस समय वध काल में लिखा गया है, किस परिस्थितियों में बनाया गया, उसका मतलब क्या है, लेकिन आज के वर्तमान की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उसका मतलब हम समझते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा कि मिस्र में यानी कि इजिप्ट में भारतीय शिलालेख मिले हैं। कुछ शोध हुआ है, उससे सामने आया कि मिस्र के वैली ऑफ द किंग में, ठीक है, थीम्स नेकोपोलिस की ये 6 कब्रों के अंदर तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत में लगभग 30 शिलालेख मिले हैं। शिलालेख क्या, वहां पर उस वक्त के जो है पत्थरों पे, दीवारों पे कुछ अपनी लिपि में लिखे हुए शब्द होते हैं, या किसी के द्वारा अपने अपने बारे में लिखवाना, या उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीति विषय के बारे में लिखवाना, उस समय की चीज़ों के बारे में शब्दों में, लिपि में उकेरा जाता है। ठीक है, ये अध्ययन इकोल फ्रांसे दी एक्सट्रीम ओरिएंट यानी कि EFEO और यूनिवर्सिटी ऑफ लुआनसे, इनके विद्वानों द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि तमिल, ब्राह्मी, संस्कृत, प्राकृत में लगभग 30 शिलालेख वहां से मिले हैं और बताते हैं कि इन कब्रों में यूनानी यानी कि ग्रीक अभिलेख 1926 से ही सूचीबद्ध हो चुके थे, लेकिन अभी पहली शताब्दी और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच जो भारतीय शिलालेख है, वो अब तक लगभग इसमें अनदेखे कर दिए गए थे। उनको पढ़ा ही नहीं जा सका था, देखा ही नहीं गया था, उनके बारे में पता ही नहीं था। तो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि कि सोचिए उस समय पे भी, पहली से तीसरी शताब्दी के दौर में भी, वहां से हम आर्थिक व्यापार का लेन देन करते थे या घूमने जाते थे। कई सारे कारण हो सकते हैं, सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान करते थे, लेन देन करते थे। तो ये खोज प्राचीन
प्राचीन काल में दक्षिण एशिया और भूमध्य सागरीय दुनिया के बीच गहरे सांस्कृतिक मोबिलिटी यानी कि गतिशील संबंधों को उजागर करती है, बताती कि उस समय भी भारत कितना गतिमान था और इस प्रकार से कनेक्टेड था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी है हमें। आप अगर देखेंगे कि इजिप्ट में आपकी नील रिवर जो है यहाँ से इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, ये लेक नासिर होते हुए इस प्रकार से ऊपर ये जो मेडिटेरियन सी है उसमें जाके मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपका रेड सी है ये, ठीक है, यहाँ पर आपका रेड सी है ये। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका रेड सी, ये आपका स्वेज नाल नहर है, ठीक है, ये है आपका। और इसके वेस्ट साइड में आप देखेंगे इजिप्ट के अंतर्गत यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जो आपको स्टेट दिख रहे हैं वो यहाँ पर है, जैसे लग्जौर यहाँ पर दिख रहा है। इसके अपोजिट साइड में देखेंगे वैली ऑफ द किंग जहां पर मिला है ये शिलालेख, उसकी बात कर रहे हैं। तो उस समय पे भी व्यापार इत्यादि नदियों से इत्यादि होता होगा ऐसा अज्यूम किया गया, क्योंकि शिलालेख वहां पर मिले हैं। हमें इतना नहीं पता था कि साउथ इंडियंस यहाँ पर इनकी रीच इतनी ज्यादा थी कि न केवल व्यापार बल्कि पूरे इजिप्ट में भी घूमने के उनके उस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अभी हाल ही में। तो इंडियन इंस्क्रिप्शंस इन इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वैश्विक छवि के लिए भी। और बार बार एक उसमें जो भी इंस्क्रिप्शन मिला है, जो शिलालेख मिला, उसमें एक नाम कंटिन्यू बार बार आ रहा है, वो है सिकाई कोरन। अब हो सकता है कि ये, जैसे कि मैंने बताया था कि एक समय पे जब खुदाई हुई तो हमने देखा, देखिए इतिहास कैसे पता चलेगा, शिलालेखों के द्वारा पता चलेगा, उत्खनन के द्वारा पता चलेगा, वहाँ के जो पत्थर जो बर्तन है इत्यादि हैं, खिलौने को रूप में इन्होंने बनाया उससे पता चलेगा, ठीक है, इतिहास लिखे हुए कहानियों से पता चलेगा। तो वैसे हमें यहाँ पर पता चला कि भाई यहाँ पर एक नाम निकल कर आ रहा है, हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो, किसी राजा के रूप में जिसका नाम इतना वर्णन किया गया है, हो सकता है उस पत्थर पे उसका नाम इसीलिए उकेरा गया क्योंकि वो हाईलाइट कराना चाहता हो। तो एक नाम बहुत निकल कर आ रहा है शिलालेख में जिसका नाम है सिकाई कोरन। तो ये एक तमिल अभिलेखों में सिकाई कोरन नाम विशेष रूप से बहुत ज्यादा मिला है। ये नाम 5 कब्रों में से 8 बार अंकित मिला है, इसका नाम मेंशन मिला है, जिनमें से एक प्रवेश द्वार यानी कि मेन डोर पे ही इसका नाम मिला है, जहां पर जिसके माफी चाहती हूँ, जिसके पास लगभग 4 मीटर ऊंचाई पर स्पष्ट रूप से इसका नाम उकेरा गया है। ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की वजह से वो नाम वहां पर लिखवाया गया। हो सकता है किसी व्यक्ति का ही नाम हो, इसको भी अभी हम समझेंगे। भाषाई मिश्रण अगर देखें तो संस्कृत और तमिल की जड़ें भी वहां पर देखने को मिली, पाली भाषा भी मिली है। सिकाई संभवतः ऐसे मानते हैं संस्कृत शब्द जिसको हम शिखा कहते हैं इससे निकला हो सकता है, जिसका मतलब होता है चोटी या मुकुट, ठीक है। कोरन की अगर बात करें तो विशुद्ध तमिल शब्द है ये। तो ऐसा माना गया कि भाई क्यों माना गया कि ये बहुत पुरानी भाषा, बहुत स्टार्टिंग की भाषा हमारी है, तो बहुत प्राचीन भाषा। सोचिए पहली से तीसरी शताब्दी के दौर की बात अगर हो रही है तो कितनी प्राचीन है। तो इसलिए सोचिए उस दौरान पे भी उनके वहां साक्ष्य मिले तो बड़ी बात है। विशुद्ध तमिल शब्द है कोरन एक्चुअली, जिसका जो रिलेशन है वो विजय या फिर वध से होता है, यानी कि विजय वध से होता है। ये चेरा योद्धा देवी जो है कोरवई को कोरवन से जोड़ा गया है, तो इस तरह से राजा के रूप में हो सकता है ये कोई व्यक्ति हो। चिक्कई कोरन का नाम एक राजा हो में भी, इसलिए उनका नाम उकेरा गया है। और ये मिश्रण ये दर्शाता है कि उस समय भारतीय व्यापारी समुदाय बहुभाषी भी थे और वैश्विक दृष्टिकोण वाले भी थे। सोचिए उस वक्त भी उनको कई सारी भाषाएं थी, ना केवल आज, बल्कि बहुभाषी देश ऐसा ही नहीं है कि हमें जब से होश संभाला है तब से है, सदियों पुराना प्राचीन समय से हम ये सब देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है यहाँ पर। इस प्रकार से भारतीय जो शिलालेख के नाम, जो शिलालेख पे जो ब्राह्मी और तमिल भाषा में जो नाम उकेरे गए यहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद टॉम में मिले हैं, और ये 8 टॉम में से कुछ टॉम में स्पेसिफिकली मेन डोर पे ये सिकाई कोरम नाम बहुत ज़्यादा उसमें मेंशन किया गया है। अब लिंक्स टू तमिलकम एंड ट्रेड नेटवर्क, इसको किस तरह से तमिलकम और ट्रेड नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, वो इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि कोरम नाम जो है ये कह रहे हैं कि किसी राजा का नाम हो सकता है, जो रेड सी के बंदरगाह वेरी नाइक से मिली मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर भी पाया गया है। तो इसका मतलब है ये उस टाइम पे जो बंदरगाह था लाल सागर में वेरी नाइक, वहां पर व्यापार के लिए जाते थे, उनके टुकड़ों पर भी नाम लिखा गया है। तो ये तो पता था कि ये ऐसा होता है, लेकिन अब जो बात निकल कर आ रही है ये नहीं पता था कि इजिप्ट के अंदर भी व्यापार उस तरह से करते थे। पहले तो था कि रेड सी गए, मेडिटेरेनियन जो आपका ऊपर जो सागर है उसमें गए, लेकिन व्यापार किया। लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके अंदर देशों में भी वहां जाके व्यापार किया व्यापक स्तर पर। तो संगम साहित्य में चेरा शासक एक है, पिटान कोरन को भी कोरन कहा गया है, इस कारण से इसके साथ कनेक्ट किया गया। जैसे कि मैंने कहा था
मैं जब पढ़ाती हूँ बच्चों को तो बताती हूँ कि आर्ट एंड कल्चर में कि जब हम इतिहास में जाते हैं तो वहाँ पर एक दाढ़ी वाला पुरुष मिलता है खुदाई में। तो हमने सोचा ये पुजारी होगा। हमने कैसे सोचा है पुजारी होगा, जब हमें लिपि पढ़नी नहीं आती उस समय की। क्यों सोचा? क्योंकि मान लीजिए ये पेन उस खुदाई में मिला है। अब उस समय पे इसका क्या इस्तेमाल था नहीं पता, लेकिन अभी हमें पता है कि इस पेन से हम लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो हमने अज्यूम किया कि उस समय पे भी इसका इस्तेमाल कुछ इसी प्रकार से होगा। वैसे ही यहाँ पर हमने कहा कि ये जो पित्ता कोरम को भी यहाँ पर कोरम कहा गया था, तो हमने सोचा चेरा शासक की तरह वो भी कोई शासक होगा। ये प्रमाण प्राचीन तमिलकम यानी कि दक्षिण भारत और मिस्र के बीच जो गहरे संपर्क हैं उसकी पुष्टि करता है, उसके बारे में कंफर्मेशन देता है यहाँ पर। ठीक है, कोप्पम आया और देखा उस लिपि पे, शिलालेख पे लिखा हुआ था कि कोप्पम वर्तारा जो है वो आए और मतलब केम एंड सॉ, कुछ इस तरह की लाइन देखी गई है। तो अभिलेख में ऐसा लिखा, और ये वाक्य जो है वो ग्रीक अभिलेखों की शैली में मिलता जुलता है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि भारतीय यात्री भी भूमध्य परंपरा के अनुसार पवित्र स्थलों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी आर्थिक, अपनी सामाजिक परिस्थितियों को एक्सचेंज कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे और सीखने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इतना वैरायटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया नहीं कहा जाता है। वो कोई आज का विषय नहीं, वो सदियों पुरानी बात है। उसके प्रमाण साक्ष्य आप सामने देख सकते हैं। अन्य तमिल नाम भी मिले जैसे केटान, किरण, ये नाम क्या है, तमिलनाडु के प्रारंभिक तमिल ब्राह्मी लिपि शिलालेखों में भी पाए जाते हैं। इस कारण से इसको और कनेक्ट करके देखते हैं कि ये हमारे देश की जो तमिलनाडु की जो इतनी प्रारंभिक तमिल ब्राह्मी लिपि है वो उस दौरान वहां पर देखी गई बहुभाषी रूप में। तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शिलालेखों पे इस प्रकार से मिला है। तो इससे पता चला है कि भाई वहां पर के शिलालेखों में हमारी तमिल भाषी और ब्राह्मी लिपि को भी उकारा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस लिपि का उपयोग हुआ, तो तमिल ब्राह्मी लिपि अधिकांश जो अभिलेख है उसमें इन भाषा का प्रयोग हुआ है। अब ये तमिल ब्राह्मी क्या है, तो ये प्राचीन तमिल भाषा की शुरुआती लिपियों में से एक है। सोचिए, तमिल भाषा की भी शुरुआती लिपियों में से एक है। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ है। ये जो भाषा हुई ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसका यूज लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ है। यानी कि तमिलनाडु की गुफाओं, व्यापार मार्ग और धार्मिक स्थलों पर ये भाषाएं मिलती थी। इसके कारण हमने समझा ये उससे कनेक्टेड है, तमिल ब्राह्मी लिपि से कनेक्टेड है जो वहां पर शुरू मिला है शिलालेखों में। ठीक है, ये प्राचीन तमिलकम क्षेत्र से जुड़ी थी और आज का जो तमिलनाडु केरल का कुछ हिस्सा है उससे ये डायरेक्ट कनेक्टेड बताया जा रहा है। तमिलकम मतलब आज का तमिलनाडु, केरल के हिस्सा जो आधा है उसमें ये तमिलकम क्षेत्र से जुड़ी हुई बोला गया है प्राचीन समय पे। ठीक है, ये भारत मित्र संबंधों के बारे में यानी इजिप्ट के और भारत के रिलेशन को कैसे समझाता है। भाई उस समय पे भी हम आर्थिक व्यापार उनसे करते थे, यानी कि पहले से तीसरी शताब्दी ईस्वी में भी रोम का मिस्र पर शासन था। ठीक है, रोम का मिस्र पर शासन था और भारत का रोम से अच्छे व्यापार संबंध थे, जिसके साक्ष्य हमें तब भी देखने को मिले। यानी कि दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े बंदरगाह थे कौन कौन से, जैसे कि मुजरिस, अरिकामेंडू, कोरकई जहाज अब अरब सागर में मानसून की हवाओं का सहारा लेकर यात्रा करते थे। यानी कि जो जहाज व्यापार के लिए यात्रा करते थे जिस प्रकार से हवा का फ्लो होता था उस प्रकार से वहां पर अपना जहाज मोड़ के और उसका वेट करते थे हवाओं का, उस हिसाब से वहां पर व्यापार के लिए निकलते थे। इसका मतलब है कि उस समय भारत और मिस्र के बीच में मजबूत समुद्री व्यापार का संबंध था, क्योंकि उसके कुछ सिक्कों के साक्ष्य भी तमिल में देखे गए, तमिलनाडु में देखे गए हैं। तो इससे कनेक्ट हो जाता है कि भाई वहां पर भी व्यापार के साक्ष्य के सिक्के इत्यादि भी भारत से मिले हैं। ठीक है, अब व्यापार प्रभाव, अब वहां से किस व्यापार की बात करें कि भाई वहां से क्या आता था, हम क्या बेचते थे, क्या निर्यात और क्या आयात होता था। तो भारत से जो जाता था, भाई साउथ की बात आ रही तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, खड़े मसाले जो आपके हैं जैसे काली मिर्च, मसाले, हाथी दांत, कीमती पत्थर और वस्त्र जाया करते थे। रोम और मिस्र से भारत में क्या आता था, तो सोने के सिक्के, शराब यानी कि वाइन, कांच का सामान, मूंगा यानी कि कोरल। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी मिले हैं जो मजबूत व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करते हैं। यही बात अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो रोम इजिप्ट एक्सपोर्टेड गोल्ड कॉइन, वाइन एंड ग्लासवेयर। इसके बाद हम उनसे क्या एक्सपोर्ट करते थे, तो हम उनको क्या एक्सपोर्ट करते थे, पेपर, स्पाइसेस, इवोरी, ठीक है, प्रीसियस स्टोन्स, टेक्सटाइल्स इत्यादि को हम वहां पर बेचते थे। क्लियर है, ये खोज इतनी ज्यादा है। वाई इज दिस डिस्कवरी सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज फिजिकली प्रूव ऑफ इंडियन प्रेजेंस इन इनलैंड इजिप्ट। यहाँ पर भारतीय होने की मौजूदगी का प्रमाण दे रहे हैं ये। ठीक है, इनलैंड में पहले भारतीय वस्तुएं जो है प्रीवियसली इंडियन एयर फैक्ट्स वर मेनली फाउंड एट रेड सी पोर्ट लाइक वेरेनाइक में पहले मिला था। लेकिन इसके बाद देखा, अब हम देख रहे हैं कि भारतीय लोग अंदरूनी क्षेत्र में लक्सर भी गए हैं, जैसा कि हमने देखा। अन्य भव जो विरासती स्थल है उनका भी दौरा किया है। बहुत संस्कृति यानी कि
कॉस्मोपॉलिटन वातावरण में सहभागिता भी दी है, क्योंकि लक्सर वगैरह पहले सिर्फ होता था व्यापार जो है समुद्रों के मार्ग से होकर आगे बात खत्म हो गई, लेकिन अब देखो लक्सर वगैरह में अंदर, और यहाँ पर वैली ऑफ द किंग और लक्सर इत्यादि, इनमें भी कई सारी जगह पे घूमने का प्रयास किया है भारतीयों ने, व्यापार के बारे में हो चाहे घूमने के बारे में हो। ठीक है, घूमने का शौकीन व्यक्ति अब नहीं, हमेशा से रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक संपर्क कहें तो ये जो अभिलेख है वो ग्रीक और लैटिन जो आगुंतक है, जो विजिटर्स थे, उनके शिलालेखों से मिलते जुलते हैं। और ये क्या दर्शाता है कि भारतीय यात्रियों ने, सामान्य जो विजिटर्स थे, उनकी परंपराओं को वहां पर अपनाया गया। ठीक है, भारतीय यात्रियों ने अपने भी अपनाया, और वो एक परस्पर जुड़े भूमध्य सागरीय विश्व का हिस्सा भी थे, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और प्राचीन वैश्वीकरण का प्रमाण है भाई ग्लोबलाइजेशन, कोई आज का विषय तो है नहीं। ग्लोबलाइजेशन ये थोड़ा ना फैंसी वर्ड थोड़ी ना है, ये फैंसी जितना आज के समय पर बनाया गया, लेकिन इसके प्राचीन तत्व अगर हम देखें तो बहुत जड़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि खोज ये बताती है कि 2000 साल पहले लोग लंबी दूरी तय कर पाया करते थे, बड़ी बात है। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हमेशा से भारत के साथ सक्रिय रहा है। व्यापारिक नेटवर्क भारत, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ते थे। प्राचीन जो ग्लोबल वैश्वीकरण है हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत था, कहीं अधिक बेहतर था। उस वक्त सीमाओं का बंधन नहीं था, इस प्रकार से व्यापार के लिए कहीं भी आया जाया जा सकता था। वहां के सिक्के यहाँ देखे गए, यहाँ के कुछ सिक्के शिलालेख वहां पर हमें देखने को मिले। इससे पता चला कि जो है आंतरिक व्यापार बहुत अच्छा उनका हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ करें इसे असाधारण क्यों बनाता है, ये इतना ज्यादा आपको नॉर्मल क्यों दिखता है, क्योंकि इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों दिखता है, क्योंकि अधिकांश तमिल ब्राह्मी अभिलेख जो हैं वहाँ मिलते, तमिलनाडु की शैल गुफाओं में हमें मिले हैं, व्यापार मार्गों के आश्रम में मिले, जैन और बौद्ध स्थलों पे हमें ये सारे ब्राह्मी अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें पता चला कि वहाँ के भी लोग यहाँ पर आके व्यापार करते थे, रहते थे, यहाँ की संस्कृति को अपनाते थे। लेकिन इन्हें 5000 किलोमीटर दूर एक शाही मिस्री समाधि स्थल में मिलना बहुत ही अभूतपूर्व बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और ये दर्शाता है कि दक्षिण भारतीय समाज अलग थलग नहीं था, वो कनेक्टेड था हमारे साथ हमेशा से। ठीक है, और वो वैश्विक व्यापार नेटवर्क के सक्रिय सहभागी भी रहे हैं हमारे दक्षिण भारतीय समाज। ठीक है, तो व्हाट मेक्स इज एक्स्ट्रॉर्डनरी क्यों बनाता है, क्योंकि जो चीज़ें हमने अपने देश में रॉक्स में इसमें पाई गई हैं वही चीज़ें हमने वहाँ अन्य देश में भी देखी है। तो हमारे लिए बड़ी बात है कि 5000 किलोमीटर दूर भी इजिप्टियन में भी नाइग्रोपोलिस इज प्रेसिडेंटेड था। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और फॉर आर इंडियन। ठीक है, क्योंकि हमारे एक इंडियन होने पे एक बहुत गौरवान्वित हमें महसूस कराती है ये चीज़। ठीक है, मिस्र के फराओं के मकबरों में मिले तमिल, संस्कृत, प्राकृत ये जो अभिलेख है ये बताते हैं कि पहली से तीसरी शताब्दी के बीच भारत और रोमन मिस्र के बीच न केवल व्यापार बल्कि प्रत्यक्ष मानवीय संपर्क था, संस्कृति का आदान प्रदान था, उनके बीच में एक अच्छा संबंध था, वैश्विक गतिशीलता मौजूद थी। और ये जो खोज हुई है, रिसर्च हुई है, ये भारतीय इतिहास को एक नए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने को प्रेरित करती है। हो सकता है कि अभी कुछ रिश्ते उतने अच्छे ना चल रहे हों इजिप्ट के साथ, या उस तरीके से हमारा ध्यान ना हो, क्या पता ये खोज हमें कहीं ना कहीं बताए कि हमें वापस इतिहास की ओर लौटना चाहिए, तो इससे चीज़ें और बेहतर, एक नया मार्गदर्शन मिले भारत को। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इट, यू विल लाइक इट दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आया है। यहाँ पर देवघर आईएएस एकेडमी पे कई सारे और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं मेरे द्वारा, आपको यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स के वीडियोज़ पढ़ाए जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं विद पीपीटी या पीडीएफ जो भी आप कहें। तो शाम को 6 बजे आपको ये वीडियोज़ उपलब्ध हो जाते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।